हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज इंडस्ट्रीज के बारे में। और इस वीडियो के कंटेंट कुछ इस तरह से होने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी को करेंगे फंडामेंटली एनालाइज, उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूएशंस के बारे में और आखिरी में हम बात करेंगे मेरे रिव्यूज के बारे में इस कंपनी के ऊपर। तो वीडियो का एंड देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम कंपनी को कर लेते हैं फंडामेंटली एनालाइज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी दो ब्रांड्स को मैनेज करती है, पहली है जोकी और दूसरी है स्पीडो। बड़ी जो ब्रांड्स हैं ये कंपनी की खुद की नहीं है, यहाँ पे कंपनी ने इन ब्रांड्स का लाइसेंस ले रखा है। अगर हम बात करें जोकी के बारे में तो यहाँ पे कंपनी के पास जोकी का लाइसेंस इंडिया के लिए, यूएई के लिए, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के लिए है। बट अगर हम बात करें स्पीडो के बारे में तो यहाँ पे कंपनी का उसके लिए लाइसेंस सिर्फ इंडिया के लिए है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में तो यहाँ पे जोकी के पोर्टफोलियो में आती है मेन अंडरवेयर, वुमेन अंडरवेयर, उसके बाद आती हैं यहाँ पे सॉक्स, टाल्स, जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टफ। इसके अलावा यहाँ पे स्पीडो के पोर्टफोलियो में आती हैं स्विमवेयर, स्विमिंग इक्विपमेंट्स एंड फुटवेयर। अब बात कर लेते हैं कंपनी की कुछ एडवांटेजेस के बारे में। यहाँ पे पहली है कंपनी यहाँ पे लीडरशिप पोजीशन में है प्रीमियम इनोवेयर सेगमेंट में, और इसके पीछे के रीजन से हैं यहाँ पे कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कंपनी लगभग 1900 सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करती है और यही रीज़न है कि यहाँ पे कंपनी लार्जेस्ट इनोवेयर सेलर है। यहाँ पे दूसरी एडवांटेज ये है, यहाँ पे जो ब्रांड है जोकी, इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यार हमने एडवांटेजेस के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। यहाँ पे पहली डिसएडवांटेज ये है, यहाँ पे कंपनी एक ही ब्रांड पे, एक ही सेगमेंट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। हालांकि कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है, बट अगर हम इसे इंडस्ट्री से कंपेयर करें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं वो एक ही ब्रांड से आते हैं, जो कि है जोकी। बट यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे अब स्पीडो पे भी काफ़ी फोकस कर रही है। यहाँ पे दूसरी डिसएडवांटेज ये है, इस इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर से भी और ब्रांडेड प्लेयर से भी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में तो यहाँ पे ICRA ने इस कंपनी को AA रेटिंग दी है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस स्टेबल परफॉर्म कर रही है। बट अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। यहाँ पे जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो यहाँ पे उसके पीछे के दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन ये है, यहाँ पे जो इनकी परफॉर्मेंस है वो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंडेंट रहती है। बट यहाँ पे पिछले काफ़ी टाइम से जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और यही रीज़न है कि इनका जो प्राइस है वो गिरता जा रहा है। यहाँ पे दूसरा रीज़न ये है, यहाँ पे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो न्यू GST रूल्स आए थे उनका इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी इंपैक्ट पड़ा है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे जो इनका शेयर प्राइस है वो लगातार गिरता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, ताकि जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मुझसे कुछ भी क्वेरी पूछना चाहते हैं और या फिर अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम सबसे ईजीएस्ट वे है, और वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पिछले 5 साल तक का डाटा यूज़ किया है। तो अगर हम बात करें कंपनी की सेल्स की तो यहाँ पे 2016 में कंपनी की सेल्स थी 1795 करोड़, 2017 में थी 2128 करोड़, 2018 में थी 2551 करोड़, 2019 में थी 2852 करोड़, 2020 में यहाँ पे 2945 करोड़ हो गई। बट अगर हम बात करें ओवरऑल ग्रोथ के बारे में तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 13% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि कम होकर यहाँ पे पिछले 3 साल में 11% हो चुकी है, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है बट यहाँ पे ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में तो यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट 2016 में थे 231 करोड़, 2017 में थे 266 करोड़, 2018 में थे 346 करोड़, 2019 में 393 करोड़, और यहाँ पे इस साल 2020 में 343 करोड़ हो गए। बट अगर हम बात करें ओवरऑल ग्रोथ के बारे में तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 11% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि यहाँ पे कम होकर पिछले 3 साल में 8% हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। और इसके इस बैड परफॉर्मेंस के पीछे के रीजंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो यहाँ पे 2016 में कंपनी के मार्जिन थे 21%, जो कि यहाँ पे कम होकर 2020 में 18% हो चुकी हैं। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी फ्लक्चुएट होते आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्सेस के बारे में
तो यहाँ पे कंपनी 31 to 34% टैक्स पे कर रही है, जो कि नॉर्मल टैक्स रेट के इक्वल है, जो कि काफी अच्छी बात है। चलो अब चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की ओर। तो अगर हम बात करें कंपनी की बोरोइंग्स की, तो यहाँ पे कंपनी के पास 176 करोड़ का डेट है। बट इसको अगर हम रिजर्व से कंपेयर करें तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि कंपनी अपने डेट को ईजिली पे कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की जो इन्वेंटरीज हैं काफ़ी इंप्रूव होते आ रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा हम एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है रिसीवेबल डेज। अगर आपको नहीं पता कि रिसीवेबल डेज का मतलब क्या होता है, इस तरह के बिजनेसेस में क्या होता है कि पैसा साथ के साथ नहीं मिलता। अगर आपने सामान आज सप्लाई किया है तो उसकी पेमेंट थोड़े टाइम बाद मिलती है, थोड़े दिन बाद मिलती है, तो उन दिनों को हम रिसीवेबल डेज कहते हैं। तो यहाँ पे इस केस में कंपनी के रिसीवेबल डेज 7 to 45 डेज हैं, मतलब कि कंपनी को 7 to 45 डेज लग जाते हैं पेमेंट मिलने में। अगर यहाँ पे रिसीवेबल डेज जाता हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है, तो यहाँ पे हमें रिसीवेबल डेज को ट्रैक करते रहना चाहिए। चलो अब चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर। तो अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ऑपरेटिंग कैश से कंपेयर करें, ऑपरेटिंग कैश मतलब वो कैश जो कंपनी को अपने ऑपरेशन से जनरेट होती है, तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो रेशो बनती है वो बनती है 1.07, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि जो कंपनी की कैश कन्वर्जेशन साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ रेशियोज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आरओई के बारे में। अगर आपको नहीं पता आरओई का मतलब क्या होता है, आरओई मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर, उनके इन्वेस्टमेंट पर कितने रिटर्न्स लेकर आ रही है, इसे हम कह देते हैं आरओई। तो यहाँ पे इस केस में कंपनी का पिछले 5 साल का आरओई है 46%, जो कि यहाँ पे पिछले 3 साल में 45% हो चुका है। यहाँ पे कंपनी का आरओई काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी की आरओसी के बारे में, आरओसी मतलब रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उसमें हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, इसे हम कह देते हैं आरओसी, फिर चाहे वो कैपिटल डेट के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे इस केस में कंपनी का पिछले 5 साल का आरओसी है 62%, जो कि बढ़ के पिछले 3 साल में 64% हो चुका है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.05, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1% से जितनी कम होती है उतनी अच्छी रहती है। इसके अलावा यहाँ पे हम एक और रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कंपनी कितनी आसानी से इंटरेस्ट पे कर पाएगी अपने आउटस्टैंडिंग डेट पे, उसे हम कह देते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे इस केस में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 14.4%, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। चलो अब बात कर लेते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर प्रदीप जयपुरिया, और अगर हम बात करें कंपनी के सीईओ के बारे में तो वो है मिस्टर वेदजी टिक्कू। यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक यहाँ पे एक बार भी इक्विटी डिलीजन नहीं हुई। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें गुड आरओई, गुड आरओसी से पता लग रहा है कि कंपनी की मैनेजमेंट कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग है 48%। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में। यहाँ पे क्या कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो अगर हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो यहाँ पे कंपनी हमें काफ़ी महंगी मिल रही है, यहाँ पे कंपनी ओवर वैल्यूड है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मेरे रिव्यूज़ के बारे में, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ ये कंपनी अभी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, पर यहाँ पे मुझे कंपनी काफ़ी पसंद आई। उसके पीछे के यहाँ पे 2 रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है, यहाँ पे जो ये ब्रांड है जो कि ये मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया, यहाँ पे इनके कस्टमर से इंटरेक्ट किया, यहाँ पे जब मैंने लोगों के बीच में सर्वे किया, तो यहाँ से मुझे पता लगा कि जो ब्रांड है, इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये पहला रीज़न है कि मुझे ये कंपनी पसंद आई। यहाँ पे दूसरा रीज़न ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे मुझे कंपनी पसंद आई है। बट अभी मैं इस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और इसके पीछे के रीजन ये हैं कि यहाँ पे कंपनी हमें काफ़ी महंगे प्राइस पे मिल रही है। यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशंस बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ पे कंपनी मेरे वॉच लिस्ट में है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, और यहाँ से मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चलते हैं। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।